देवांश, तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का किसी वॉल से कोलिजन हो जाता है तो फिर उन केस को किस तरह से स्टडी करते हैं, तो उसको मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। तो उसको ध्यान से समझना, बाकी सारे लोग भी ध्यान से समझें। ठीक है, मैं किस केस की बात कर रहा हूँ कि सपोज ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और इस हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्टाइल इस तरह से चली गई। मान लेते हैं कि ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यू साइन थीटा। कुछ चीज़ें हम जल्दी से रिमाइंड कर लेते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी ये होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी के बराबर। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट केवल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर डिपेंड नहीं करता है। यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स यू वाई अपॉन जी। ठीक है। अच्छा, रेंज का जो फॉर्मूला है, जो पॉपुलर फार्मूला है, उसके अलावा हम एक और फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी, यानी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन जी। और वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन सेम रहता है, ये हमको ऑलरेडी पता है। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं आगे की सिचुएशन। मान लो कि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता उससे पहले ही एक वॉल यहाँ पर आ गई, हमने एक वॉल यहाँ पर रख दी, तो जिस पार्टिकल का कोलिजन हो गया इस वॉल के साथ, जब वॉल के साथ इसका कोलिजन होगा तो वॉल इस पर कौन से फोर्स लगाएगी? वॉल इस पर लगाएगी कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स कितने होते हैं? 2। मतलब मैक्सिमम केसेस में हम 2 ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस से सामना होता है हमारा, एक फ्रिक्शन से और एक नॉर्मल रिएक्शन से। हालांकि स्प्रिंग फोर्स हुआ या स्ट्रिंग का टेंशन है, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही होते हैं, लेकिन हमारा सामना मैक्सिमम केसेस में होगा फ्रिक्शन से या नॉर्मल रिएक्शन से। और यहाँ पर तो ओबियसली एक ही फोर्स है, और वो कौन सा है? नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि इस तरह के 99.99% केसेस में आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। तो फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा पार्टिकल पर? तो पार्टिकल ने हिट किया वॉल को, तो वॉल से केवल एक फोर्स लगेगा और वो होगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक। अच्छा, अब आगे देखो, जब बॉल ने पार्टिकल को हिट किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी इस जगह पर, वेलोसिटी कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी तो u थी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो गई है? v के बराबर। ठीक, मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ? इस जगह जो वेलोसिटी है ये कितनी है? v। यहाँ मैंने टेंजेंट ड्रॉ की तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब इस वेलोसिटी के मैं 2 कंपोनेंट करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको नाम दिया मैंने vx, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है vy। तो वर्टिकल कंपोनेंट है vy, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है vx। अब क्या होगा? अब एक चीज़ देखो कि वॉल स्मूथ थी, कोई फ्रिक्शन नहीं था, इसलिए कोलिजन की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vy will remain same before collision and after collision। तो कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कोलिजन से अनअफेक्टेड रहता है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा पार्टिकल का। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था इसका? मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 10 सेकंड था। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकंड था। अगर कोलिजन नहीं होता तो ये प्रोजेक्टाइल 10 सेकंड तक हवा में रहती। मान लो कि यहाँ पर ये टकराई है इस जगह पर, तो ये कितने सेकंड के बाद टकरा गई? हम मान लेते हैं कि 2 सेकंड के बाद ही टकरा गई, तो बचा हुआ टाइम कितना है? 8 सेकंड का। यानी कि कोलिजन के बाद भी ये 8 सेकंड तक ही हवा में रहेगी। यहाँ से जब कोलिजन होगा तो आफ्टर कोलिजन जब ये मूव करेगी तब 8 सेकंड तक इसको हवा में रहना है, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स अनअफेक्टेड, देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन
सेम, ठीक, टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर कोलिजन नहीं होता तो ये 8 सेकंड तक इधर जाती यहाँ पर, ठीक है। ये जो बॉल है या पार्टिकल है जो भी है, ये आफ्टर कोलिजन 8 सेकंड तक मूव करता इधर, 8 सेकंड तक मूव करता ये पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती ड्यूरिंग द मोशन, vx के बराबर। अब ये जो कोलिजन है हमने माना है कि ये कोलिजन है इलास्टिक, ठीक है, ये हमने कोलिजन लिया है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन होने की वजह से बॉल जिस स्पीड से हिट करेगी वॉल को, उसी स्पीड से रिबाउंड करेगी। यानी कि वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा इसका, ये हो जाएगा vx के ही बराबर। यानी जब ये इधर गई थी तो vx से हिट किया था, रिबाउंड होगी vx से ही रिबाउंड करेगी ये, ठीक है। और vx से रिबाउंड करने के बाद ये कितना चलेगी, जो मैंने एग्जांपल लिया था तो उसमें 8 सेकंड था, तो ये 8 सेकंड तक अभी और चलना है। तो vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये इधर 8 सेकंड तक चले, या vx हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये लेफ्ट साइड में 8 सेकंड तक चले। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो कैसा होगा, सेम होगा, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो। क्यों सेम होगा, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। क्योंकि 8 सेकंड तक vx वेलोसिटी से यहाँ चलेगी, तो इस डायरेक्शन में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, मॉडुलस की बात कर रहे हैं, ऐसे ही 8 सेकंड तक इधर चलेगी अगर vx से, तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट, मॉडुलस की बात हो रही है, इस तरफ भी होगा, ठीक है। यानी कि आफ्टर कोलिजन इसका मोशन कैसा हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन इसका मोशन होगा कुछ इस तरह से। ये रिबाउंड होने के बाद इस तरह आएगी। मान लेते हैं कि जहां से इसको प्रोजेक्ट किया गया था वहां से वॉल की डिस्टेंस कितनी है, x के बराबर है। अगर कोलिजन नहीं होता, वॉल नहीं होती, तो ये कितना दूर जाती, r माइनस एक्स, जिसमें r क्या है, रेंज है। टोटल रेंज यहाँ से लेके और यहाँ तक की कितनी है, r के बराबर। तो ये जो डिस्टेंस है ये r माइनस एक्स है। अगर कोलिजन नहीं होता तो ये r माइनस एक्स चलती। लेकिन अब आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको कितना चलना है, r माइनस एक्स ही चलना है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं हुआ। जिस कोलिजन से पहले अगर ये वॉल नहीं होती तो जितनी देर हवा में रहना था, ये वॉल से कोलिजन के बाद भी उतनी ही देर हवा में रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड वाला भी सेम रहेगा। यानी आफ्टर कोलिजन ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये होगा r माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। और अगर कोई पूछ ले कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर जाके गिरेगी, तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी r माइनस 2x, ठीक। r माइनस 2x कैसे हो जाएगी ये डिस्टेंस, ये r माइनस 2x ऐसे होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है यहाँ तक की, ये डिस्टेंस है x के बराबर, ठीक। ये मैंने लिखा हुआ है, ये डिस्टेंस है x। तो ये कितना आई यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा, ये वॉल से टकराने के बाद ये कितना चली है, r माइनस एक्स, और ये x को और माइनस कर दो इसमें से, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया, r माइनस 2x, ठीक। तो ये r माइनस 2x के बराबर है। तो ये ऐसा कब होगा, इलास्टिक कोलिजन में। इसको कंसेप्ट ऑफ मिरर इमेज भी कहा जाता है, कंसेप्ट ऑफ मिरर इमेज। लेकिन ये कंसेप्ट ऑफ मिरर इमेज तभी कहते हैं जब कोलिजन कैसा हो, ये इलास्टिक हो। मतलब क्या है, मिरर इमेज क्यों कहते हैं, इसको हम ऐसा मान सकते हैं कि जो वॉल है, ये वॉल एक प्लेन मिरर की तरह से है, ठीक है। ये वॉल एक प्लेन मिरर की तरह से है, और जो रेंज थी यहाँ पर, दिखाता हूँ मैं तुमको, जो रेंज थी इसकी यहाँ पर, ये बची हुई, इस वाली रेंज की जो मिरर इमेज है, ठीक, वो मिरर इमेज यहाँ पर बनेगी। जैसे कि प्लेन मिरर इमेज बनाता है ना, ठीक, ये वाली इमेज भी उसी तरह से बनेगी जैसे कि ये वाली थी। हालांकि डायग्राम बनाते समय थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन मैक्सिमम हाइट भी उतनी आएगी दोनों तरफ, इस वाले में, और ये जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक की वॉल से डिस्टेंस r माइनस एक्स, ये भी उतना ही आएगा, ठीक। ये है कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब इसमें देखो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ इसको। वॉल हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में कहाँ पर रखी है,
इस पर भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि मैं एक बना देता हूँ यहाँ पर, मान लो ये एक वॉल बना दी हमने और एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड भी बना लेते हैं। ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, वॉल को भी हम शिफ्ट करेंगे। पहले जरा मैं प्रोजेक्टाइल मोशन बना दूं एक यहाँ पर। मान लो कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इस तरह का, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक, और वॉल को रखता हूँ मैं अब इस बार इधर रखता हूँ वॉल को, ठीक है। यानी वॉल को मैंने कहाँ पर रखा है इस बार मैंने वॉल को रखा हुआ है हाफ ऑफ द रेंज के राइट साइड में, ठीक है। हाफ रेंज के राइट साइड में रखा है। हाफ रेंज कहाँ पर हो जाती, लगभग यहाँ हो जाती, तो मैंने उसके राइट साइड में रखा है। ऐसा इसलिए रखा है जिससे कि मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर पाऊँ कि जब यहाँ पर बॉल हिट करेगी, बॉल जब वॉल को हिट करेगी तो उसकी वेलोसिटी यहाँ पर होगी इस डायरेक्शन में v। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा vx और वर्टिकल कंपोनेंट होगा vy। अब जो ये वाला सेक्शन देख रहे हो इधर, ये वाला राइट साइड वाला, इसकी मिरर इमेज बनेगी लेफ्ट साइड में अगर कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, ठीक है। अगर ये वॉल का जो कोलिजन है यहाँ पर अगर इलास्टिक हुआ है तो ये जो पोर्शन था इसी की मिरर इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी। तो इसकी मिरर इमेज में बना देता हूँ यहाँ पर ये, ठीक। मान लो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वॉल की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है x। तो ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है यहाँ तक का, ये कितना होगा, r माइनस एक्स के बराबर, जिसमें r क्या है, रेंज है टोटल। ये जो है टोटल रेंज r के बराबर है। तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, r माइनस एक्स, तो ये भी कितना है, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो बॉल रिबाउंड होने के बाद जब हिट करती है यहाँ पर तो ये कितना हो जाता है, r माइनस एक्स। मैं जरा साइड हो जाऊँ जिससे तुमको ये दिख जाए साफ साफ, ठीक है। ये r माइनस एक्स है और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल, ये तो रेंज के बराबर है। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो था, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, ये वाला पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बॉल कितनी डिस्टेंस पर गिरी है रिबाउंड होने के बाद, तो ये जो डिस्टेंस है ये है r माइनस एक्स, और ये जो टोटल डिस्टेंस थी यहाँ तक की, ये कितनी थी, x। तो x में से r माइनस एक्स को माइनस कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा x माइनस r माइनस एक्स, यानी ये हो जाएगा 2x माइनस r, ठीक। और ध्यान रखना कि यहाँ टकराने के बाद जो बॉल है ये ऊपर नहीं जाएगी, ये टकराने के बाद नीचे की तरफ आएगी। नीचे की तरफ क्यों आएगी, क्योंकि जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इस बार नीचे है। तो बॉल को रिबाउंड कैसे होना है, ये vx था, तो ये vx रिबाउंड होने के बाद, पलटने के बाद vx यहाँ हो जाएगा, vy नीचे हो जाएगा, यानी vx इधर हो गया और vy नीचे हो गया। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ का ही आएगा, तो बॉल ऐसे आएगी, ठीक है। पिछले वाले केस में क्या हुआ था, पिछले वाले केस में vx तो इधर हो गया था और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऊपर था vy, तो रिजल्टेंट यहाँ आ रहा था, तो बॉल ऐसे रिबाउंड होके आई थी। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। पिछले वाले केस में फिर दिखा देता हूँ, इस वाले केस में बॉल को हमने कैसे लिया था कि ये ऐसे रिबाउंड, ये तो कौन से केस हो गए, ये मैंने डिस्कस कर दिए इलास्टिक कोलिजन वाले केस। अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं हो तब क्या होगा, अगर कोलिजन इलास्टिक नहीं है तब क्या होता है, तो जरा मैं कोई एक केस डिस्कस कर देता हूँ। वो वाला ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस पार्टिकल विल लैंड फ्रॉम द वॉल आफ्टर कोलिजन, और इसमें इक्वल टू कितना है, 1/4 के बराबर है। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, इसमें सारे सरफेस कैसे स्मूथ है, यानी फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन नहीं होने से क्या होगा कि एक ही कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा ड्यूरिंग द कोलिजन, नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें हमने ये बॉल है, यहाँ से ये जाएगी और यहाँ पर हिट करेगी, ठीक है। अभी मुझे मालूम नहीं है कि जो 100 मीटर है ये r/2 से ज़्यादा है या कम है,
ठीक है, तो मैं अंदाज से बना लेता हूँ इसको कि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इधर है। एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा Vx और एक कंपोनेंट होगा Vy। तो जो Vy कंपोनेंट है वो अनचेंज रहता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो Vx है वो पलट जाएगा। अब एक चीज़ देखो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की जो डेफिनेशन होती है वो होती है V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब इसमें न्यूमरेटर में जो वेलोसिटी है वो आफ्टर कोलिजन वाली है और डिनोमिनेटर में जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, बिफोर कोलिजन वाली। तो उसको लिखते ऐसे हैं, मान लो किसी पार्टिकल का कोलिजन हो गया ग्राउंड के साथ में, तो पार्टिकल आया, उसने ग्राउंड को हिट किया किस वेलोसिटी से, मान लेते हैं उसने हिट किया U1 से और वापस गया किससे, V1 से। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में इसके लिए कैसे लिखूंगा, इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में ऐसे लिखूंगा इक्वल टू वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो मान लो हम पार्टिकल की पहले ले लेते हैं V1 माइनस, अब मुझे किसकी लिखनी है, दूसरी चीज़ की जिससे कोलिजन हुआ है। तो ग्राउंड से कोलिजन हुआ है, ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है, 0 अपॉन। अब इसमें एक और चीज़ करते हैं कि जिसकी वेलोसिटी हमने पहले ली थी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में उसकी बाद में लेते हैं, और जिसकी बाद में ली थी उसकी पहले। तो मुझे ग्राउंड की पहले लिखनी पड़ेगी, तो 0 लिख दी मैंने ग्राउंड की वेलोसिटी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन भी 0 है और बिफोर कोलिजन भी 0 है, माइनस। अब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, V1 आफ्टर बिफोर कोलिजन U1 है, सॉरी, तो ये है U1 बिफोर कोलिजन। अब ये जो वेलोसिटी है U1 बिफोर कोलिजन, इसकी डायरेक्शन है नीचे और V1 को मैंने पॉजिटिव लिया है। तो अगर V1 अपवर्ड पॉजिटिव लिया है तो U1 नीचे वाली नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो उसको मैं लिख देता हूँ माइनस U1। सिंप्लीफाई करने पर E इज इक्वल टू हो जाएगा V1 अपॉन U1, यानी V1 इज इक्वल टू हो जाएगा E टाइम्स U1। तो हमेशा याद रखो कि जब भी कोई बॉडी किसी हैवी ऑब्जेक्ट को जो कि मूव नहीं करेगी या वॉल को या अर्थ को टकराती है, तो टकराने के बाद वो E टाइम्स वेलोसिटी से रिबाउंड करेगी। रिबाउंड वेलोसिटी कितनी होगी, E टाइम्स हो जाएगी, जिसमें E क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो Vx जो वेलोसिटी थी जिससे इसने हिट किया था यहाँ पर, जब ये रिबाउंड करेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, अगर इसने और क्लियर बनाता हूँ, Vx से हिट किया था, तो जब ये रिबाउंड करेगी तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी E टाइम्स Vx। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vy था, तो कोलिजन के बाद भी Vy ही रहेगा। फिर बता दूं, अभी मुझे नहीं पता कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इस समय Vy अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, वो डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि वॉल कहाँ पर है। मान लो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अगर यहाँ पर वॉल रख दी r/2 से पहले तो वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर मिलेगा, अगर वॉल यहाँ पर होती तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी Vy नीचे की डायरेक्शन में होता है। हमारे सोल्यूशन में उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला ज़्यादा है नहीं। ठीक है तो अब इतना तुम समझ गए, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिख लिया हमने 100√2 cos 45, तो ये कितना जाएगा 100 मीटर के बराबर। वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया वेलोसिटी का, वो 100 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया, 20 सेकंड आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकंड आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी ऐसे क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि इसको कोलिजन में टाइम कितना लगा। तो इसका कोलिजन 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हो जाता है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने, 100 मीटर के बराबर। ये यहाँ से जब इसको प्रोजेक्ट किया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 मीटर चला और कोलिजन हो गया। तो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगा होगा, तो वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में पार्टिकल को टाइम लगा है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर लेंगे। तो ये 100 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कितनी थी ux, वो भी 100 थी, तो 1 सेकेंड। और जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना था, 20 सेकेंड के बराबर था, हम निकाल चुके हैं। तो यानी कि कोलिजन कितने टाइम के बाद हो गया, 1 सेकेंड के बाद, यानी कि r/2 के काफ़ी पहले ही हो गया ये कोलिजन। इसलिए ये पलट के आएगा कैसे, वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर होगा तो ये पलट के इसको इस तरह से आना है। अब हवा में अब ये कितनी देर रहेगा आफ्टर कोलिजन, 19 सेकंड तक, क्योंकि 1 सेकंड के बाद कोलिजन हो गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 20 सेकंड है और कोलिजन से वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट इसका सेम ही रहेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट
20 सेकंड में से 1 सेकंड गुजर चुका है, 19 बचे हुए हैं। 19 सेकंड तक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से चलेगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ई टाइम्स वी एक्स। ई टाइम्स वी एक्स का मतलब क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ई टाइम्स वी एक्स का मतलब है ई है 1/4 और वी एक्स कितना आया था, 100 आया था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कहीं चेंज होगा ही नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब ये 25 मीटर पर सेकेंड से चलेगा 19 सेकेंड तक, तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ये निकाल लेंगे। तो ई यू एक्स कर लिया मैंने, और यू डैश एक्स 1/4 इंटू 100, ये वेलोसिटी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हालांकि मैं तुमको निकाल के दिखा चुका हूँ। तो ये वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आफ्टर कोलिजन पार्टिकल को कितना चलना है, 19 सेकंड तक चलना है। तो यू एक्स डैश 25, टाइम कितना हो गया 19 सेकंड के बराबर, तो ये 475 मीटर आएगा। तो कोलिजन के बाद ये कहाँ टकराएगा जाके, कोलिजन के बाद ये इस तरह से मूव करेगा और यहाँ से 475 मीटर की डिस्टेंस पर गिरेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर, ये डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 475। ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पूछते हैं तो 100 मीटर की डिस्टेंस को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 375 आ जाएगा, यानी ये होगा 375। तो एक तुम्हारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कि अगर कोलिजन इनइलास्टिक होता दीवार के साथ में तो क्या होता। चाहे तो हम इसके आगे एक और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या इसको तुम एक तरह से होमवर्क की तरह से लो, इसको अपने आप से सॉल्व करना कि एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल स्पीड √2gh एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। इफ पार्टिकल रिटर्न्स टू इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड ई। इसका कोलिजन हुआ और कोलिजन के बाद ये फिर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर वापस आ गया। तो ये तुम्हारे लिए है होमवर्क। अब हम एक डिफरेंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। ये सिचुएशन ये है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल बॉल लैंड्स आफ्टर कोलिजन विद द वॉल, ऑल सर्फेसेस आर स्मूथ एंड ई इज इक्वल टू 1/2। तो सिचुएशन ये है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल 53 डिग्री पर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड है और यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 60 मीटर के बराबर है। ठीक है, तो हमको कैलकुलेट करना है कि ये कोलिजन के बाद ये वॉल से कितना दूर जाके गिरेगा, कोलिजन के बाद वॉल से कितना दूर जाके गिरेगा, हमको ये बताना है। इस बॉल का जब यहाँ पर कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद ये कितना दूर जाके गिरेगी। इस वाले क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन की सिचुएशन में फ़र्क ये है कि पिछले क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन था, इस बार कोलिजन इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक कोलिजन नहीं होने की वजह से वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, वो सेम स्पीड से रिबाउंड नहीं करेगी बॉल। तो पहले हम कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसके बारे में हमने अभी बात की थी कि जो जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है वो होता है 2u/g, यानी कि वेलोसिटी की केवल वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। ठीक, so time of flight depends on vertical component of velocity. Collision with wall does not change vertical component of velocity. और यहाँ पर जो collision हुआ है इसमें यहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो collision में velocity का horizontal component चेंज होगा और जो vertical component है वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। Vertical component of velocity remains unchanged। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आएगा, ये होगा 50 cos 53 डिग्री यानी कि 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है 50 sin 53 यानी 40 मीटर पर सेकंड के बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा 2u/g या 2u sin θ/g होता है। u/y हमने कैलकुलेट कर लिया 40 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 40 और ये 10 g की वैल्यू रख दी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा 8 सेकंड के बराबर। अब टाइम टेकन बाय बॉल टू हिट द इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन को हिट करने में ये कितना टाइम लगाएगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी कितनी है इस डायरेक्शन में, ये निकाली थी हमने 30 मीटर पर सेकंड।
तो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड से ये डिस्टेंस कवर करेगा 60 मीटर के बराबर। तो इस 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा? 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगेगा 60/30, यानी कि डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 60 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 30। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड के बराबर। तो इसको टाइम लगता है 2 सेकेंड। आफ्टर कोलिजन कितने टाइम तक और ये अभी हवा में रहेगी प्रोजेक्टाइल? टाइम ऑफ फ्लाइट है 8 सेकेंड, कोलिजन हो चुका है 2 सेकंड के बाद, तो अभी टाइम कितना बचा है? 6 सेकंड। तो 6 सेकंड तक इसको और हवा में रहना है। अगर 6 सेकंड तक हवा में रहना है तो कोलिजन के बाद, यहाँ से कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद ये 6 सेकंड तक और डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो 6 सेकंड तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी 6 सेकंड में? तो आफ्टर कोलिजन पहले हम निकाल लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी। आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये निकाल लेते हैं। तो आफ्टर कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा ई टाइम्स। ठीक है, ये हमने कोलिजन में जानते हैं कि जब कोलिजन होगा बॉल के साथ तो बॉल की जो रिबाउंड वेलोसिटी होगी वो ई टाइम्स टू द वेलोसिटी ऑफ इम्पैक्ट, जिस स्पीड से उसने हिट किया था उसके ई टाइम्स वेलोसिटी से ये रिबाउंड करती है। तो वो कितनी आएगी? ई दिया है क्वेश्चन में 1/2, तो 1/2 इंटू 30, ये 15 मीटर पर सेकेंड। ये क्या लिखा मैंने कि यहाँ पर जब हिट किया तो ये जो वेलोसिटी थी हॉरिजॉन्टल ये 30 मीटर पर सेकेंड थी, जब ये रिबाउंड करेगा तो ये होगी EU, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सेम रहेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 6 सेकेंड विद दिस वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कितनी डिस्टेंस आएगी? ये डिस्टेंस आ जाएगी ux डैश इंटू टी डैश, ये कितना था? 15 था, और ये टाइम कितना 6 सेकेंड था? 90 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि कोलिजन इलास्टिक नहीं था। तो आंसर कितना आ गया इसका? 90 मीटर। क्वेश्चन ये, फाइंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर एनथ कोलिजन विद द स्मूथ ग्राउंड। तो एक स्मूथ ग्राउंड है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, तो ये इसकी फर्स्ट रेंज है। ये वाली जो रेंज है ये फर्स्ट रेंज है, इसके बाद वाली रेंज आफ्टर फर्स्ट कोलिजन है, सेकंड कोलिजन के बाद रेंज ये हो जाती है। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है इसका? थीटा के बराबर है। R1 R2। तो जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन रेंज कितनी होगी? नॉर्मली जो रेंज का फॉर्मूला होता है उतनी ही रेंज आ जाएगी। जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन जो u cos थीटा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा ये तो सेम रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है कोलिजन से पहले वो इस डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू कितनी है? u sin थीटा। आफ्टर कोलिजन जब ये रिबाउंड होगा तो ये कितना हो जाएगा? e टाइम्स हो जाएगा, e टाइम्स u sin थीटा के बराबर। तो u cos थीटा ही रहता है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना हो जाता है? e टाइम्स हो जाता है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बाद u cos थीटा, और सेकंड कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी यहाँ पर ये इसका EU टाइम्स हो जाएगी। जब ये पार्टिकल यहाँ पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये है EU sin थीटा। जब ऊपर उठेगा तो इसका e टाइम्स हो जाएगा, यानी E² U sin थीटा एंड सो ऑन। इसी तरह से प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ पर हो जाएगा u sin थीटा और इसका e टाइम्स करोगे तो ये हो जाएगा E³ के बराबर। राइट, आगे देखते हैं क्या होता है। और nth कोलिजन के बाद हो जाएगा e⁴n u sin थीटा। और हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है 2 टाइम्स ux uy अपॉन g के बराबर। तो Rn इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो ux तो सेम ही रहता है और ये uy है वो जाता है e⁴n u sin थीटा अपॉन g। तो ये 2u cos थीटा और ये u sin थीटा अपॉन g ये इस r के बराबर होगा और e⁴n उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Rn इक्वल टू e⁴n 2u cos थीटा इंटू u sin थीटा अपॉन
जी के बराबर, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर दें तो रेंज आर एन इक्वल टू कितनी हो जाती है, ये ई टू द पावर एन और ये नॉर्मल जो रेंज है आर जो सबसे पहले आई थी वो हो जाएगी, तो ई टू द पावर एन आर। और इसको हम एक स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह से भी याद रख सकते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह से भी याद रख सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर nth कोलिजन विद स्मूथ ग्राउंड, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई। सिमिलर क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा आफ्टर nth कोलिजन। सिचुएशन वही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, थीटा के बराबर है, इनिशियल वेलोसिटी है u के बराबर, रेंज r, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन रेंज r1 हो जाती है, आफ्टर सेकंड कोलिजन रेंज हो जाती है r2 के बराबर। आफ्टर nth कोलिजन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अभी हमने पढ़ा था कि u cos थीटा रहेगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ई टू द पावर एन u sin थीटा के बराबर। अब हम वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं, sy इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये वर्टिकल डायरेक्शन में है वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, nth कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, मतलब आफ्टर nth कोलिजन, तो यहाँ से जो पार्टिकल यहाँ आएगा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ, यू वाई इंटू टी एन, तो यहाँ से टी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 यू वाई अपॉन जी के बराबर। फर्दर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कितना है, ई टू द पावर एन यू साइन थीटा अपॉन जी। तो आफ्टर nth कोलिजन जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक है, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट इतना आएगा। आफ्टर nth कोलिजन ये जो वेलोसिटी जिससे रिबाउंड करेगा ये होता है ई टू द पावर एन यू साइन थीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2 यू वाई साइन थीटा अपॉन जी। तो यू वाई की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर एन यू साइन थीटा, जिसमें यू वाई से मेरा मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसको भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह से हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है फाइंड R1 कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E इज 1/2। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी उसी तरह के कोलिजन चल रहे हैं। ये पहली रेंज, दूसरी रेंज, मतलब रेंज आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, दिस इज द रेंज आफ्टर सेकंड कोलिजन। तो इससे कितना आता है, जो वैल्यूज दिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 cos 37 तो 8 मीटर पर सेकंड आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 10 u sin 37 ये 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन, जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये 6 मीटर पर सेकंड इधर था, और कोलिजन से ठीक पहले इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ, और ये है कितना, 6 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ। कोलिजन होगा ऊपर उठेगा तो कितना हो जाएगा, ये e टाइम्स हो जाएगा, यानी e इंटू 6। ई की वैल्यू कितनी दी है, 1/2, तो ये आएगा 3 मीटर पर सेकंड। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाल लेंगे हम इसमें, अच्छा रेंज निकालनी है R1। तो रेंज निकालने के लिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना था, 8, तो ये है 8 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 3। और रेंज का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं R इक्वल टू वो होता है 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। तो R इक्वल टू 2 टाइम्स ux तो जितना पहले था उतना ही अब है, यानी कि 8 के बराबर, लेकिन uy कितना हो चुका है, 3, और g की वैल्यू को हम ले लेते हैं 10, ठीक है। तो बस ये 24/5 ये इसमें फॉर्मूला जाएगा इसका। तो ये आंसर आ गया 24/5 मीटर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल लिए जो कि कोलिजन में प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए था।
कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।